गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, है ना। और उसमें जो पहला टॉपिक था वो था उदारवाद। तो उदारवाद को हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा द्वितीय चरण, जिससे हम क्या नाम देते हैं, उग्रवादी चरण। और ये कब से कब तक है, 1905 से लेकर 1919 तक, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस टॉपिक की इतनी महत्ता क्यों है ना। महत्ता का मतलब ये है कि उपयोगिता क्या है, हमारे जो एग्जाम्स होंगे, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे वो यूपीएससी हो, है ना, तो इसमें इसकी महत्ता क्या है। तो आइए देखते हैं। जो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, है ना, जो जिसको आप मेंस कहते हैं। इसमें जो है तकरीबन 50 से ज़्यादा सवाल सिर्फ और सिर्फ उग्रवाद चरण से ही आए हैं, उग्रवादी चरण से ही आए हैं, है ना। उदारवाद को छोड़ दीजिए, गांधीवाद को छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ उग्रवाद की बात हम कर रहे हैं, है ना। यहाँ से जो है तकरीबन 50 से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। और अच्छा, सवाल बनते कैसे हैं थोड़ा सा इसको भी हम आपको बता दें। यहाँ पे देखिए, जो जैसे हमने कुछ सवालों को यहाँ पे लिख लिया है। तो जो सवाल नंबर 1 है, इसमें देखिए, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति नरमपंथियों व उग्रवादियों का रुख क्या था, सूरत में उनके टकराव के कारण क्या थे। ये जो है 90s के समय पे 1990 के आसपास यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि बंगाल के विभाजन को घटित करने के प्रेरक तत्व क्या रहे हैं, है ना, और उसका परिणाम क्या हुआ, और उसको निराकृत मतलब रद्द करना क्यों किया गया। ये जो है आपका यूपीएससी में 90s के आसपास का सवाल है। तीसरी बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी गरमपंथी विभाजन के सैद्धांतिक आधारों को जो है स्पष्ट कीजिए। और चौथी बात यह है कि 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को क्षतिग्रस्त कर दिया था, इसकी क्या करिए, विवेचना करिए। ये कब पूछा गया, 2018 में पूछा गया। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश पीसीएस में। और पांचवा सवाल है कि बिहार के चंपारण सत्याग्रह 1917 के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करिए। बिहार पीसीएस 2018, है ना। तो इस प्रकार से जो इन सवालों की फ्रेमिंग होती है, कहाँ से, उग्रवाद से, है ना। और जो दूसरा है वो है प्रारंभिक परीक्षा, है ना, जिसे आप प्री कहते हैं। इसमें देखिए, विभिन्न स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की संख्या कितनी है, 150 से ज़्यादा। सिर्फ और सिर्फ उग्रवाद की बात हो रही है, उदारवाद से नहीं और गांधीवाद से नहीं, है ना। और उत्तर प्रदेश आर यहाँ पर तकरीबन 60 से ज़्यादा सवाल पूछे गए इस टॉपिक से। इस नाते जो इस चैप्टर की जो महत्ता है वो बहुत बढ़ जाती है ना। तो आइए जो है इसके बारे में जानते हैं। सबसे सबसे पहले तो हम इसके परिचय के बारे में जानेंगे, है ना, कि उग्रवाद ये नाम क्यों पड़ा और ये बात कहाँ से निकल के आती है। फिर चलिए हम पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके परिचय के बारे में, ठीक। और उसके बाद जो है ये देखिए क्या लिखा है, उग्रवाद के उदय के कारण क्या रहे हैं, इसको पढ़ेंगे। तो इसको हम जो 9 हेडिंग्स के माध्यम से पढ़ेंगे। एक बार हम पढ़ के बता दे रहे हैं कौन कौन से हेडिंग है। जो पहला हमारा है कि अंग्रेजी राज के सही स्वरूप की पहचान, और दूसरी है उदारवादियों की उपलब्धियों में असंतोष, तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, और चौथा है बढ़ते पाश्चात्य संस्कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया, और पांचवी बात है लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। छठा ये है जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा का अस्तित्व, और सातवीं बात है एक प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव होता है, और उसके बाद है शिक्षा का विकास, और लास्ट आपका है आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास में वृद्धि। और इसके बाद फिर इसको हम धीरे धीरे इस तरह से एक एक हेडिंग के माध्यम से इसको और डीप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इतना जब पढ़ लेंगे फिर हम लोग आएंगे कि इनकी विचारधारा और इसकी कार्य पद्धति कैसी रही, ये देखिए, है ना, विचारधारा एवं कार्य पद्धति। और इतना होने के बाद फिर हम लास्ट में जानेंगे उग्रवादियों की विफलता के कारण क्या रहे हैं, ये देखिए, देख रहे हैं ये। और उसके बाद हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब हम जो है इसका जो जहाँ से प्री के सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं वो चीज़ें यहाँ से पढ़ेंगे कि उग्रवादी चरण 1905 से 1919 के बीच में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी थी। एक बार हम उसका यहाँ पे जिक्र कर दे रहे हैं। जैसे पहली जो घटना थी वो थी बंगाल विभाजन 1905 में, है ना। और सेकेंड है स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। तीसरा है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। और फिर है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906। उसके बाद है 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन।
और सातवीं छठी बात है दिल्ली दरबार का आयोजन 1911। और इसी के साथ हम थोड़ा सा दिल्ली दरबार के बारे में जो 3 घटनाएं हुई थी, जो मतलब 3 बार उसका जो आयोजन किया गया था, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। 1877, 1903 और 1911 वाली। उसके बाद है गदर पार्टी या फिर गदर आंदोलन 1913। नेक्स्ट आपका है कामागाता मारू प्रकरण 1914। और उसके बाद है होम रूल लीग 1916। और उसके बाद है लखनऊ समझौता 1916। और फिर आता है हमारा आंदोलन की उपलब्धियां। ठीक, ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसके परिचय के बारे में, उग्रवाद के बारे में, है ना। उग्रवाद शब्द निकल के कहाँ से आया। ठीक, चलो। तो जो सबसे पहली बात यह है कि उदारवादी नेताओं की अनुनय विनय नीति के बावजूद जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो 1890 के पश्चात कांग्रेस में एक नई विचारधारा सामने आई, जिसका मानना था कि अब स्वराज मांगने से नहीं बल्कि संघर्ष से प्राप्त होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उदारवादी नेताओं की जो नीतियां थी वो क्या थी, क्षमा प्रार्थना वाली, अनुनय विनय वाली, है ना, कि प्रेम से बात बन जाए। ठीक, लेकिन वो जो प्रोसेस था वो बहुत स्लो था। तो ये बात जो है कांग्रेस के कुछ नेताओं को रास नहीं आई। तब वो लोग जो है 1890 के आसपास क्या करते हैं, अपना एक अलग संगठन बनाने की बात करते हैं। और वो ये कहते हैं कि अभी तक हमने जो किया वो किया, ठीक है, लेकिन अब जो है स्वराज हमको सिर्फ मांगने से नहीं प्राप्त होगा, अब इसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। तो ये बात रही। दूसरी बात यह है कि अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिस भावना का जन्म हुआ उसे ही उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक, और यह जो है 1905 तक आते आते इसने संपूर्ण रूप धारण कर लिया था, है ना। 1890 से प्रारंभ हुआ और 1905 तक आते आते जो है ये अपने पूर्ण रूप में आ चुकी थी यह विचारधारा। और इसके बाद तीसरी बात लिखी हुई है कि इस प्रकार संघर्ष से स्वराज की कट्टरता लिए हुए कांग्रेस के कुछ नेताओं का एक दल सामने आया, जिसे उग्रवादी दल या फिर गरम दल के नाम से जाना गया, है ना। ये जो उग्रवादी दल के नेता थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि संघर्ष से स्वराज। अभी तक जो उदारवादी नेता थे वो क्या कह रहे थे कि अनुनय विनय की नीति से कि सर मान जाइए हमारी बात मानिए, है ना। तो वो बोले अब ऐसे नहीं होगा, अब संघर्ष से स्वराज हम जो है लेके रहेंगे। तो इस विचारधारा के जो लोग थे उनको क्या कहा गया, उग्रवादी या गरम दल के नेता कहा गए। और जो चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा जान लेते हैं कि उग्रवादी अथवा अतिवादी कहे जाने वाले नेताओं में 3 लोग खास है जो मेन है। कौन है, लाल, बाल और पाल। तो लाल का मतलब लाला लाजपत राय, और बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। और साथ में एक और नाम है, साथ में अरविंद घोष, है ना, इसके प्रमुख नेता थे। और इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य बना लिया था। ठीक, अब नेक्स्ट आपका है उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है। ठीक है, आप जब मेंस लिखेंगे तो वहाँ पर जो है इसकी महत्ता आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो जो सबसे पहला है वो है कि अंग्रेजी राज के सही स्वरूप की पहचान। तो आइए इसको डीप में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, अंग्रेजी राज के सही स्वरूप की पहचान। इसमें जो पहली बात है वो ये है कि कांग्रेस के प्रार्थना पत्रों एवं मांगों पर ध्यान ना दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया और वह राजनीतिक आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। इनका विश्वास था कि स्वशासन ही भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो कांग्रेस की जो उदारवादी नीतियाँ थी उसमें यह था कि प्रार्थना पत्रों के माध्यम से हम अपनी मांग रखेंगे, है ना, और सरकार हमारी बात को मान जाएगी। मगर ऐसा हुआ नहीं। अंग्रेज क्या किए, इनकी जो मांगे थी या जो इनके प्रार्थना पत्र थे उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो अपनी मनमानी करते रहे। फिर क्या हुआ कि कांग्रेस में एक नया दल पनपना प्रारंभ किया, एक नई विचारधारा अपनी प्रारंभ हुई, जिसमें कुछ लोगों ने अपना एक नया दल बनाने की बात करने लगे, है ना। और वो जो है जो उदारवादियों की जो नीतियां थे उससे असंतुष्ट थे। ठीक, और उनका यह मानना था कि अब जो हमारा जो स्वराज है या जो हमारा जो भारत है, अगर हमें अपने भारत का विकास करना है, ठीक है, तो उसके लिए स्वशासन ही जिम्मेदार है ना, कि जब हम खुद शासन करेंगे तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे और ये नहीं होगा कि अंग्रेज हमारे देश को आगे बढ़ा पाएं। ठीक है, ये बात थी पहली।
अब इसी प्रकार इसी में देखिए जो दूसरी बात है, यह जो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण नीति ने देश को विपन्नता के कगार पर पहुंचा दिया और 1896 से लेकर के 1900 के मध्य पड़ने वाले भयंकर अकाल, इसको अकाल को क्या कहते हैं, दुर्भिक्ष भी कहते हैं, पड़ने वाले भयंकर अकाल से 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, परंतु अंग्रेजी सरकार ने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, है ना। ये देखिए जो उनका जो असल चेहरा था वो यही था कि यहाँ पे लोग मर रहे हैं लेकिन उन पे कोई असर नहीं हो रहा है। ठीक, इसी के साथ एक घटना और भी जुड़ी हुई है कि दक्षिण भारत में आए भयंकर प्लेग से हजारों लोग काल के ग्रास बन गए। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में ही हुए सांप्रदायिक झगड़ों ने जनधन को अपार क्षति पहुंचाई। इन परिस्थितियों में सरकार की निरंतर उपेक्षा से देशवासियों का प्रशासन से मोह भंग हो गया, है ना। लोगों का ये मानना था या उनका जो उनकी जो आस्था थी ब्रिटिश सरकार में वो ये थी कि जब हमारे देश पर कोई संकट आएगा या कोई भी बात होगी तो उसमें जो है वो हमारा सहयोग करेंगे, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 1896 से 1900 के मध्य जितने भी अकाल पड़े और उस अकाल के दौरान तकरीबन 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, मगर इस पर अंग्रेजी सरकार ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। और इसी के साथ दक्षिण भारत में जब प्लेग आया, जो चूहों के मरने से जो फैलती बीमारी, उसका नाम है प्लेग, है ना, तो जब वो आया तो उस पर भी जो है उस शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। और दक्षिण भारत में ही जब सांप्रदायिक झगड़े भी हुए तब भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो जब हमारी जनता देख रही है कि सरकार हमारा कुछ भी नहीं कर रही, हमारे किसी भी सपोर्ट में नहीं है, तब जाकर के धीरे धीरे लोगों का जो मोह था ब्रिटिश सरकार से वह धीरे धीरे कम होता दिख रहा था। ठीक, और एक जो चौथी बात वो ये कि जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस में एक नए दल का प्रादुर्भाव हुआ जो याची भाव से नहीं बल्कि संघर्ष से स्वराज प्राप्त करना चाहती थी। उदारवादियों की जो नीति थी उसमें क्या था, याची भाव, कि हम मांगेंगे और सामने वाला हमें दे देगा। ये जो भावना थी अब उससे काम नहीं बन रहा था। तब जो एक नया दल सामने उभर के आता है उसने कहा कि हम याची भाव से काम नहीं करेंगे, हम संघर्ष से अपने स्वराज को प्राप्त करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका है उदारवादियों की उपलब्धियों में असंतोष, है ना। उदारवादियों की उपलब्धियों में असंतोष। जो पहली बात है वो है कि तरुण राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले 15 से 20 वर्षों की उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं थे। वे कांग्रेस की क्षमा याचना और शांतिपूर्ण प्रतिवाद की नीति के तीव्र आलोचक थे। मतलब जो अभी नए नए राष्ट्रवादी पैदा हो रहे थे, ठीक है, या जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी या विकसित हो रही थी, वो जो है कांग्रेस के 15 से 20 वर्षों में जो भी उपलब्धियां प्राप्त हुई थी उससे वो संतुष्ट नहीं थे। और वो जो है कांग्रेस की जो नीतियां थी क्षमा याचना वाली और जो शांतिपूर्ण नीति थी उसकी उन्होंने तीव्र आलोचना वो करते थे। और दूसरी बात है कि उदारवादियों की इस नीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। ठीक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि उदारवादियों की इस नीति को इन लोगों ने क्या कहा, यह जो है राजनीतिक भिक्षावृत्ति है। और इनका मानना था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद को इस नीति से नहीं बल्कि उग्र आंदोलन से ही समाप्त किया जा सकता है। ठीक, ये तो बात हो गई आपके उदारवादियों की उपलब्धियों में असंतोष। अब नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। ठीक, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि भारतीयों के अंदर एक ऐसी बात बैठ गई थी कि भारतीय ये जान चुके थे या यह मान चुके थे कि भारत का विकास तभी हो पाएगा जब उसमें कोई बाह्य देश साथ दे। ठीक, और दूसरी बात ये कि जो अंग्रेजी सेना है वो क्या है, अजेय है, उनको हराया नहीं जा सकता। ये दो घटनाएं, ये जो दो बातें थी वो भारतीयों में कहीं ना कहीं बैठ चुकी थी। ठीक है, और इसी को तोड़ता है ये जो घटनाएं हुई थी उस समय की अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। वो इसमें जो पहली घटना हुई वो हुई थी आपकी 1868 में, जब जापान का विशाल औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरना एवं एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इससे भारतीय इस सच्चाई से अवगत हुए कि एशिया के देश बिना किसी सहयोग के भी भारतीय आर्थिक उन्नति कर सकते हैं या आर्थिक विकास कर सकते हैं। इस घटना ने उदारवादियों की इस अवधारणा को पूर्णतः गलत साबित कर दिया कि भारत के आर्थिक विकास के लिए ब्रिटेन का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, जो लोगों के अंदर ये बात बैठ गई थी कि अगर भारत की उन्नति हो सकती है तो वो
किसी बाह्य देश के सहयोग से ही। तो ये जो घटना है, इस घटना ने इनके इस मिथक को तोड़ दिया। साथ ही जो दूसरा एक मिथक था कि ये जो अजय हैं, इनको भी ये मिथक भी टूटता है। वो कब टूटता है? 1896 में इथोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की अपमानजनक पराजय होती है। दूसरा कि ब्रिटिश सेनाओं की गंभीर क्षति पहुंचाने वाला जो बोअर का युद्ध हुआ था 1899 से 1902 के मध्य में, वो। और तीसरी बात कि 1905 में जापान द्वारा रूस की पराजय जैसी घटनाओं ने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो रही थी, जब इनका पता भारतीयों को लगा कि अच्छा अंग्रेज भी हार जा रहे हैं, तब इससे इनके अंदर एक नए राष्ट्रवाद की जो भावना है वो धीरे धीरे पैदा होती है। ठीक, और इसी प्रकार से आयरलैंड, रूस, मिस्र, पर्सिया एवं चीन के क्रांतिकारी आंदोलनों ने भी राष्ट्रवादियों को विश्वास दिलाया कि वे राष्ट्रवादी राष्ट्रव्यापी उग्र आंदोलन द्वारा एकजुट होकर के विदेशी दासता से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, और उसी का परिणाम था कि लोग जो एकजुट हुए और उग्र राष्ट्रवाद का प्रारंभ होता है। ठीक, और उसके बाद है नेक्स्ट आपका है बढ़ते पाश्चात्य संस्कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया। इसमें क्या है भाई? इसमें देखिए, जो पहली बात है, इसमें जो पहली बात है वो ये है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन और समाज में पाश्चात्य प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। भारतीय राजनीतिक चिंतन और समाज में पाश्चात्य प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। इससे भारतीय संस्कृति के विलीन होने का खतरा पैदा हो गया था, है ना। और ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे विद्वानों ने भारतीय तथा वैदिक संस्कृति के प्रति लोगों में एक नया विश्वास पैदा किया तथा भारत की प्राचीन समृद्धि का बखान कर पाश्चात्य श्रेष्ठता के भ्रम को भी तोड़ दिया। ठीक है, लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो पाश्चात्य संस्कृति है वो बहुत उन्नत है। ठीक है, और हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। और इसको देखते हुए जो एक खतरा मंडरा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो इसी में मिल जाए या विलीन हो जाए। तो उसको ठीक करने के लिए स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती और बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे जो विद्वान थे, उन्होंने भारतीय तथा वैदिक संस्कृति के प्रति लोगों में एक नया विश्वास पैदा किया। और जो हमारी जो संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति थी, उसको जो है उसका इन्होंने महिमा मंडन किया। तब जाकर के लोगों में यह विश्वास हुआ कि जो हमारी संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति थी, वह इनसे ज़्यादा उन्नत थी और आज भी उन्नत है और कल भी उन्नत रहेगी। ठीक, और इसी के साथ एक बात भी कही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। उन्होंने यह घोषित किया कि भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, इससे जो है लोगों में बहुत असर पड़ा। और इसके बाद है नेक्स्ट आपका लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, है ना। ये देखो, लॉर्ड कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीतियाँ थी, इसमें क्या बात है भाई? जो पहली बात है कि लॉर्ड कर्जन का भारत में 7 वर्षों तक शासन शिष्टमंडल, भूलों तथा आयोगों के लिए प्रसिद्ध था। इनका जो शासन था वो उसमें जो बहुत सारे आयोग इसने बनाए थे। दूसरी बात यह है कि कर्जन ने भारत को एक राष्ट्र मानने से भी इनकार कर दिया था तथा कांग्रेस को मन के उद्गार निकालने वाली संस्था की संज्ञा दे डाली थी। और तीसरी बात है कि 1905 में बंगाल के विभाजन तथा कटु भाषा के प्रयोग से भारतीयों का असंतोष चरम की सीमा पर पहुंच गया था और बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में तीव्र आंदोलन हुए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ठीक है, ये जो लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां थीं उसके विरोध में लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक, और इसके बाद है फिर आपका जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा का अस्तित्व में आना। ठीक, इसमें क्या बात है? जो पहली बात है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जुझारू या उग्र विचारवाद वाले राष्ट्रवादियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिसने राजनीतिक कार्यों एवं आंदोलनों के लिए उग्र तरीके अपनाने पर जोर दिया। ठीक, और दूसरी बात कि इन राष्ट्रवादियों में बंगाल के राज नारायण बोस, अश्वनी कुमार दत्त, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र के हैं विष्णु शास्त्री चिपलूकर और बाल गंगाधर तिलक,
और फिर उसके बाद पंजाब से लाला लाजपत राय, ये लोग क्या थे, प्रमुख थे। ठीक, उग्र विचारधारा वाले राष्ट्रवादियों में। और फिर तीसरी बात है कि इस उग्र विचारधारा के उत्थान में सबसे अधिक सहयोग तिलक ने दिया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी में केसरी के माध्यम से भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवाद की शिक्षा दी और स्पष्ट रूप से कहा कि आज़ादी बलिदान मांगती है। ठीक, इससे क्या हुआ, इससे लोगों में जो है एक स्पष्ट राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई, जिसके जो प्रणेता थे वो यही लोग थे। बंगाल से कौन आते हैं, राजनारायण बोस जी आते हैं, अश्विनी कुमार दत्त हैं, और अरविंद घोष हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं। उसके बाद महाराष्ट्र से हैं विष्णु शास्त्री चिपलूकर और बाल गंगाधर तिलक जी, और पंजाब से आते हैं लाला लाजपत राय। ठीक, और जो सबसे बड़ा सहयोग मिला वो सहयोग था किसका, तिलक जी का, और उन्होंने क्या कह दिया कि आज़ादी जो है वो बलिदान मांगती है। ठीक, और इसी के साथ देखो एक बात लिखी है कि इस विचारधारा के समर्थकों के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार थे। क्या थे, जो पहला है, विदेशी शासन से घृणा करो, इससे किसी प्रकार की उम्मीद करना व्यर्थ है, अपने उद्धार के लिए भारतीयों को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात ये कि स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य लक्ष्य स्वराज होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि राजनीतिक क्रियाकलापों में भारतीयों की प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए। चौथी बात यह कि निडरता, आत्मत्याग एवं आत्मविश्वास की भावना प्रत्येक भारतीय में अवश्य होनी चाहिए। और पांचवी बात उन्होंने कही कि स्वतंत्रता पाने एवं हीन दशा को दूर करने हेतु भारतीयों को संघर्ष करना चाहिए। ठीक है, ये बातें आपकी थी जब लोगों में एक नए राष्ट्रवाद की विचारधारा अस्तित्व में आती है ना। चलिए, नेक्स्ट आपका आता है एक प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव। जो सबसे बड़ी कमी थी उदारवादियों में वो यही थी कि उन लोगों में जो है एक प्रशिक्षित नेतृत्व का अभाव था, लेकिन यहाँ पर जो है एक प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव धीरे धीरे हो रहा है। इसमें उग्र राष्ट्रवाद में, इसमें देखो जो पहला पॉइंट है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं में के प्रशिक्षित समूह के अभाव में राजनीतिक आंदोलन को उच्चता या पराकाष्ठा पर ले जाना असंभव है। सौभाग्यवश भारत में लंबे तथा व्यवस्थित राजनीतिक आंदोलन के फलस्वरूप देश में प्रशिक्षित नेतृत्व का अभ्युदय हो चुका था, और इस प्रशिक्षित नेतृत्व ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी एवं भारतीयों की ऊर्जा एवं शक्ति को स्वतंत्रता प्राप्ति के अभियान से जोड़ दिया गया। और तीसरी बात ये कि बंगाल विभाजन के विरोध एवं स्वदेशी आंदोलन जैसे अभियानों के फलस्वरूप भारतीयों को अपनी सामर्थ्य का आभास हो चुका था और योग्य नेतृत्व ने स्वराज प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया था। उग्र राष्ट्रवाद इतना क्यों फैला, क्योंकि इसमें जो है एक प्रशिक्षित नेतृत्व का समर्थन मिला। ठीक है, और अभी आपने जो ऊपर पढ़ा ना कि लाल बाल पाल, इन तीन नेताओं ने और अरविंद घोष, इन सभी नेताओं ने जो है एक स्वर में और एक साथ कार्य किया, लेकिन वहीं पर उदारवाद में ऐसी भावना नहीं थी। ठीक है, तो उसी का जो है यहाँ पे क्या मिला, सपोर्ट मिला। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका है शिक्षा का विकास, जो 8वां पॉइंट है, शिक्षा का विकास। अब देखिए यहाँ पे जो लोग शिक्षित हो रहे हैं अब वो जान पा रहे हैं कि अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये बात। तो यहाँ पे देखो जो पहला पॉइंट लिखा है कि शिक्षा के व्यापक प्रसार से जहाँ एक और भारतीय तेजी से शिक्षित होने लगे तथा उनमें जागृति आई, वहीं दूसरी ओर उनमें बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी भी बढ़ी, क्योंकि शिक्षित होने वाले व्यक्तियों की तुलना में सरकार रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं कर सकी। ठीक, शिक्षा का जब व्यापक प्रसार हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग जो है भारतीय जो थे वो तेजी से शिक्षित होने लगे, और जब वो शिक्षित हो गए तब अब उन्हें चाहिए रोजगार, तो रोजगार की व्यवस्था वो सरकार कर नहीं रही थी। ठीक है, इससे क्या हुआ, इसमें से अधिकांश ने अपनी बेकारी और दयनीय आर्थिक दशा के लिए उपनिवेशी शासन, मतलब वही अंग्रेजी शासन को उत्तरदायी ठहराया तथा धीरे धीरे वे विदेशी शासन को समूल नष्ट करने के लिए उग्र राष्ट्रवाद की ओर झुकने लगे। जब वो पढ़ लिख लिए और उनको जब
नौकरी नहीं मिली तब उन्होंने क्या कहा कि अब जो है हमें इस शासन व्यवस्था को नष्ट करना होगा, तभी जाकर के हमको नौकरी या हमारी जो आर्थिक उन्नति होगी वह हो पाएगी। ठीक। और इसी के साथ देखिए जो दूसरी बात लिखी है, क्योंकि भारतीयों का यह नव शिक्षित वर्ग पश्चिमी शिक्षा के कारण वहाँ के राष्ट्रवाद, जनतंत्र एवं आमूल परिवर्तन के विचारों से अवगत हो चुका था। फलतः उसने साधारण भारतीयों में भी आमूल परिवर्तन लाने वाली राष्ट्रवादी राजनीति का प्रसार प्रारंभ कर दिया था। ठीक। तो ये बातें जो है शिक्षा के विकास से आई। नेक्स्ट आपका है और लास्ट पॉइंट भी यही है कि आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि। ये कैसे हुआ? तो पहला है कि राष्ट्रवादियों के प्रयास से भारतीयों के आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान में वृद्धि होती गई। तिलक, अरविंद घोष तथा बिपिन चंद्र पाल ने अन्य राष्ट्रवादी नेताओं से अपील की कि वे भारतीयों की विशेषताओं एवं शक्ति को पहचानें। ठीक है। इन लोगों ने जो इसके बड़े नेता थे उन लोगों ने जो है अन्य राष्ट्रवादी नेताओं से अपील की कि जो भारतीय हैं उनकी जो विशेषताएं हैं, जो उनकी शक्तियां हैं, ठीक है, उनको आप और प्रमोट करिए। ठीक है, उसको आप और पहचानिए और संगठित करिए। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में जो आत्मविश्वास की भावना और प्रबल होती गई। और फिर जो है धीरे धीरे यह धारणा बलवती होने लगी और जो है जनसाधारण के सहयोग से बिना स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्यों तक और नेक्स्ट आपका है धीरे धीरे यह धारणा बलवती होने लगी कि जनसाधारण के सहयोग के बिना स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्यों तक पहुंचा नहीं जा सकता। ठीक है। तब लोग यह जानने लगे कि बिना सबके सहयोग से, बिना सबके संगठित हुए बिना हम जो है स्वराज को नहीं पा सकते। ठीक है। तो जब ये बात लोगों में जमी और फिर जब लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और उनका संगठन मजबूत होने लगा, तब जो है लोगों के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई। तो ये जितने भी रीजन्स अभी आपने पढ़े वो सभी जो है इस उग्र राष्ट्रवाद के पैदा होने के कारण रहे। ठीक। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं और जानते हैं कि विचारधारा एवं इसकी कार्य पद्धति क्या रही। नेक्स्ट आपका है विचारधारा एवं इनकी कार्य पद्धति, है ना। उग्रवादियों की विचारधारा क्या थी और इनकी कार्य पद्धति क्या थी। तो ये देखते हैं जो पहला पॉइंट है कि उग्रवादी नेता ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की बात करते थे। इनका विश्वास था कि भारतीयों की मुक्ति स्वयं के प्रयत्नों से होगी, ना कि अंग्रेजों की कृपा से, है ना। जहाँ उदारवादी इनके मोह जाल में फंसे हुए थे कि हम जो बात कहेंगे वो हमारी बात मान लेंगे और उनका जो शासन है बहुत अच्छा है, उसी के विपरीत जो उग्रवादी थे वो जो है ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे और वो हमेशा जो है भारत से इन्हें बाहर निकालने की बात करते थे। और इनका मानना था कि भारतीयों की जो मुक्ति होगी वह स्वयं के प्रयत्नों से होगी, ना कि अंग्रेजों की कृपा से होगी। ठीक। और दूसरी बात यह है कि इसी क्रम में तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूँगा। ठीक। ये कई बार पूछा भी गया है कि ये सेंटेंस किसने कहा। तीसरी बात है कि उग्रवादियों ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी अपनाने के साथ साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया। उग्रवादियों का जो ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही और जो स्वदेशी अपनाने की बात कही, और इसी के साथ साथ जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा थी उसको भी प्रमोट करने या प्रोत्साहित करने की बात कही। ठीक है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये हम उग्रवादियों की जो विचारधारा थी और जो उनकी कार्यशैली थी उसकी बात कर रहे हैं। ठीक। और जो सबसे बड़ी शैली थी जो कार्य करने की वो उसमें जो है धार्मिक चिन्हों का प्रयोग, है ना। इसमें देखो क्या बात है कि उग्रवादी विचारधारा के समर्थक बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की। तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव और उसी के 2 साल बाद 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। तिलक ने धर्म का राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। ठीक है। ये जो है इनकी कार्य पद्धति में शामिल थी बात। और इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद देखो है पांचवी बात कि उग्रवादियों ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नीति अपनाई। कैसी नीति अपनाई? क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। और इसमें इन्होंने क्या कहा कि असहयोग, धरना प्रदर्शन, अन्यायपूर्ण कानूनों के उल्लंघन की बात कही।
ठीक है। जहाँ पे उदारवादी क्षमा याचना की बात करते थे, वहीं पर इन लोगों ने क्या किया, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नीति अपनाई, जहाँ पर असहयोग की भावना, हड़ताल की भावना, बहिष्कार की भावना, ये बातें इनके अंदर थी। और इसी को देखो और स्पष्ट रूप से छठी पॉइंट में लिखा गया है कि उग्रवादी प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र जैसे साधनों में विश्वास नहीं रखते थे, अतः ऐसा करने वाली उदारवादी नीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी हुई थी। ठीक। दरअसल उग्रवादी नवीन राजनीतिक साधनों जैसे हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन आदि जन आधारित कार्यक्रमों के प्रयोग पर बल देते थे। ठीक है। ये उन जैसे नहीं थे जैसे उदारवादी थे कि प्रार्थना पत्र दे देंगे तो काम बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। ये जो है एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना इनके अंदर थी, और उसके तहत जो है ये लोग एक नवीन साधनों का प्रयोग कर रहे थे, जैसे हड़ताल करना, है ना, हम आपका बहिष्कार करते हैं या आपके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, या जो आपके कानून है वो सही नहीं बने हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन करना। तो ये जो सारी बातें थी, जो ये जो सारी कार्यशैली थी वो इनकी थी, किसकी, उग्रवादियों की। ठीक। या उग्रवादी जो विचारधारा के जो लोग थे उनकी। और इसके बाद जो है 7वीं बात है कि आंदोलनों को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना के तहत सर गुरदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई, और इसी समय पंजाब में डीएवी आंदोलन भी तेजी से फैला दिया। नेक्स्ट आपका है, उग्रवादी संगठन ने ग्राम सफाई, मेलों का आयोजन आदि कार्य किए व विभिन्न सहकारी संगठन, स्वयंसेवी संगठन, संस्थाएं एवं गुप्त संगठन आदि की स्थापना भी इन्होंने की। ठीक है। ये बात ही इनके कार्यशैली की। अब नेक्स्ट हमारा है उग्रवादियों की विफलता के कारण क्या रहे हैं, उग्रवादियों की विफलता के रीजंस क्या क्या रहे। जो सबसे पहली बात थी वो यही थी कि धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया गया। तो देखिए इसमें क्या बातें हैं। पहली बात यही है कि उग्रवादी नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया, जैसे तिलक ने शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव की बात कही। परिणाम स्वरूप सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला, है ना। जहाँ पर मुस्लिम और हिंदू एक साथ मिल करके काम कर रहे थे, अब उनमें जो है अलगाव के संकेत देखने को मिलने लगे। साथ ही जो है उदारवादियों के साथ वैचारिक संघर्ष से 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया, फलतः राष्ट्रीय आंदोलन और कमज़ोर हो गया। ठीक है। और इसी के साथ ब्रिटिश सरकार को आंदोलन के दमन का अवसर भी मिल गया। ठीक है। तो ये जो 2 रीजन्स थे कि इनसे जो है उग्रवादियों की विफलता के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो यही है कि उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1919 के बीच में जो प्रमुख घटनाएं हुई थी उसके बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो प्रारंभिक परीक्षा में या कहें प्री में जो है बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा होगा कि स्टेट पीसीएस में तकरीबन 150 से ज़्यादा सवाल जो है यहाँ से बने हुए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, और आर में जो है तकरीबन 60 से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं सिर्फ इसी चरण से, जो द्वितीय चरण है राष्ट्रीय आंदोलन का, उग्रवादी चरण वहीं से। ठीक है। तो हमारी जब अगली क्लास होगी तो उसमें हम लोग यहीं से चर्चा अपनी प्रारंभ करेंगे कि उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1919 के बीच जो है प्रमुख घटनाएं जो हुई थी वहाँ से। ठीक। तो ठीक है दोस्त, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में, है ना।